ये मेरा लहंगा बड़ा है महंगा, इसे ना हाथ लगा। हेलो एवरीवन, कमाडियन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सूर्यकम। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। बीता हुआ समय कभी कभी ऐसे लौट कर आता है और ऐसे समय पर लौट कर आता है जिस समय आपको उसकी कोई उम्मीद नहीं थी। कुछ इसी तरह से रवीना की मौत को एक बुरा एक्सीडेंट मानकर पलक ने भुला दिया। समय के साथ रवीना और उसकी यादें दब गई थी, लेकिन सच जब सामने आता है तो बहुत क्रूर होता है और उस समय वो ये नहीं सोचता कि आपके जीवन पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और सारे रिश्ते नातों को दरकिनार कर देता है। जी हाँ, कुछ ऐसा हुआ हमारी आज की इस कहानी के अंदर, जहां पर पलक की कजिन सिस्टर की मौत को पलक ने सिर्फ एक एक्सीडेंट मान लिया और एक्सीडेंट मानकर वो उसे भूल गई। वो उसे बहुत प्यार करती थी, उससे बहुत अटैच्ड थी। जब उसकी मौत की खबर उसे मिली उस टाइम पर वो दिल्ली में अपने कॉलेज में थी और जब तक वो वापस लौटी उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था, यानी वो उसे आखिरी बार देख भी नहीं पाई। लेकिन रवीना वापस लौट कर आई और ऐसी लौट कर आई कि उसने पूरे घर को अस्त व्यस्त कर दिया और आज भी ये लोग रवीना के द्वेष का, क्रोध का, रेज का सामना कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या हुआ इस कहानी में। लेकिन कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास कोई रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे इन दी गई आईडीज पर, या फिर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमसे अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करें ताकि वहां पर भी आपको लेटेस्ट स्टोरीज के अपडेट्स और भी बहुत सारे नए नए अपडेट्स देते रहे। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और स्क्रीन पर आपके सामने ग्रुप का चैनल का नाम है वो फ्लैश हो रहा है। इसी के साथ साथ पलक आज भी इस प्रॉब्लम से जूझ रही है, तो इसका सोल्यूशन क्या है क्या नहीं, एंड तक स्टोरी को जरूर देखें। अगर आपके उसका कोई सोल्यूशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। बढ़ते हैं कहानी में आगे। रवीना जो पलक के चाचा की बेटी थी वो किशोरावस्था के संघर्ष और किशोरावस्था मतलब अपनी टीनेज लाइफ के संघर्ष और परवरिश के बीच में उलझी हुई थी। उसके परिवार के जो नियम थे वो बहुत सख्त थे। कुछ नियम ऐसे थे कि शाम के टाइम पर बाहर नहीं निकलना है ना, बाल वगैरह को खुला करके नहीं घूमना है, लड़कों से बातचीत नहीं करनी है, अकेले बाजार नहीं जाना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है। यार ये तो बहुत अच्छे संस्कार होते हैं कि चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे सख्त नियम थे इनके माता पिता के, जिसकी वजह से कई बार रवीना को अपनी इच्छाओं को मारकर जीना पड़ता था। खैर जो भी था सही था, जीवन ऐसे ही चल रहा था। वो अपने जीवन से बहुत खुश थी और इसी समय पर इनके स्कूल का एनुअल फंक्शन का समय आया। एनुअल फंक्शन जब समय आया तो इसका जो लड़कियों वाला ग्रुप था, जो गैंग थी, गर्ल्स गैंग, उन्होंने सबने डिसाइड किया कि भाई स्कूल के एनुअल फंक्शन पर हम लोग नए कपड़े लेकर आएंगे और नए कपड़े पहनकर ही स्कूल का फंक्शन अटेंड करेंगे। उनकी बातें सुनकर उसका भी मन हुआ कि वो भी एक नई ड्रेस ले और इसलिए उसने अपनी मम्मी यानी पलक की चाची से जाकर बोला कि स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए उसे एक नई ड्रेस चाहिए। लेकिन चाची ने उसे मना कर दिया, उसकी माँ ने उसे मना कर दिया और वो बेचारा अपना सा मन लेकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार तो वो स्कूल के फंक्शन में नई ड्रेस लेकर ही जाएगी। कुछ कुछ करके वो स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए एक ड्रेस खरीद के लाई, एक साधारण सी ड्रेस, एक मासूम सी लड़की। स्कूल का फंक्शन जब वो अटेंड करके आई तो उसकी माँ ने उससे पूछा कि तू ये ड्रेस कहाँ से लेकर आई और ये ड्रेस लाने के तुझे पैसे कहाँ से मिले। कुछ देर तो उसने टालम टोल किया, लेकिन जब उसकी माँ ने सख्ती से पूछा तो उसने बोल दिया कि पैसे आपके बैग से लिए। बस यही उसकी किस्मत का फैसला करने वाला पल था। उसकी ये बात सुनकर उसकी माँ आग बगुला हो गई और उसे पीटना शुरू किया और डांटना शुरू किया। वो उसे पीटे जा रही थी और चिल्लाए जा रही थी, बेशरम, अपने घर के अंदर चोरी करती है, तुझमें बिल्कुल भी शर्म नहीं बची है, बहुत पर निकल आए तेरे, हम लोग यहाँ अपना पेट काट काट कर तुमको पाल पोस रहे हो और तू ये चोरी कर रही है, हमारी मेहनत के पैसों को चुरा कर नए कपड़े खरीदेगी। आज मैं तुझे ऐसी सजा दूंगी कि अगली बार बिना पूछे पैसे लेने से पहले तू 20 बार सोचेगी। और इस तरह बोलते बोलते वो उस मासूम सी बच्ची को पीटती रही, तब तक पीटती रही जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई। वो बेचारी बच्ची रोती रही, उनसे माफी मांगती रही, पर पता नहीं उसकी माँ के ऊपर कौन सा भूत सवार था कि उसे बस पीटे जा रही थी। उसकी रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर जब बाकी सारे घर वाले आए और उन्होंने उन्हें समझाया, रोका, डांटा, तब जाकर कहीं वो रुकी। उसके बाद रवीना को ले जाकर उसके कमरे में लेटाया गया। वो खुद भी अपनी माँ का ये रूप देखकर बहुत हैरान थी। शुरू शुरू में जब उसकी माँ उसे पीट रही थी तो चोट उसके शरीर पर लग रही थी, लेकिन उसके बाद वो चोट शायद उसके दिल पर लगी।
आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा कि कुछ आपके रिश्तेदार होते हैं या कुछ बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, उनका गुस्सा एकदम से बहुत अलग लेवल पर चला जाता है और बच्चों को बहुत बुरी तरह से मारते पीटते हैं। आजकल तो ऐसे लोग थोड़े कम हो गए, लेकिन पहले से बहुत लोग हुआ करते थे और आज भी कई लोग अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं कुछ ऐसी बातों के ऊपर। बच्चों को सज़ा देना बनता है, लेकिन इतनी बेरहमी से भी उनके साथ मारपीट नहीं की जानी चाहिए। रवीना को ये एहसास था कि उसने बड़ी गलती की है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज उसको इतनी बुरी तरह से उसकी माँ ने क्यों पीटा है। उसने शाम को खाना भी नहीं खाया। वो सब लोगों से बिल्कुल चुपचाप बिना बोले गुमसुम अपने कमरे के अंदर ही बैठी हुई थी। उसे जिस तरह से पीटा गया था, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। रात को सबके सो जाने के बाद रवीना अपने कमरे से बाहर निकलती है और घिसटते घिसटते वो हाटा की तरफ जाती है। हाटा ये कोठरी को कहते थे, गोदाउन आप उसे बोल सकते हो। रवीना के जो पिताजी थे वो एक कोटेदार यानी राशन के डीलर थे। वो अनाज और केरोसिन, मिट्टी का तेल जो था, उसकी राशनिंग किया करते थे और उसको उस हाटा के अंदर स्टोर करके रखते थे। उस हाटे के अंदर उन्होंने मिट्टी के तेल की बड़ी बड़ी टंकियां रखी हुई थी। तो अगर आप लोगों ने कभी राशन की दुकान देखी हो तो उसमें बड़ी बड़ी टंकियां होती है लोहे की, जिनके अंदर मिट्टी का तेल होता है। शायद रवीना ने यह फैसला कर लिया था कि उसे अब इन लोगों के साथ नहीं रहना है। वो वहां तक पहुंचती और वहां पहुंचने के बाद एक केरोसिन एक बॉटल के अंदर भरती और उस केरोसिन को पी जाती है। उसे लगा था कि शायद इसे पीने से उसे एक दर्द रहित मौत मिल जाएगी, सब कुछ आराम से हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस केरोसिन की बोतल से केरोसिन पीने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ और जब कुछ नहीं हुआ तो उसने वो केरोसिन अपने शरीर पर डालकर खुद को आग लगा ली। पहले तो उसने उस जलन को सहन करने की कोशिश की और कोई आवाज नहीं निकाली, लेकिन जब वो जलन उसके सहन शक्ति से बाहर हो गई तो पूरे घर के आसपास उसकी चीखें गूंजने लगी। उसकी चीखों की आवाज सुनकर सब लोग बाहर निकल कर आए और देखा तो उस हाटा की तरफ से धुआं उठ रहा था और उस धुएं की तरफ सब लोग भागे, लेकिन जब तक सब लोग वहां पहुंचे बहुत देर हो चुकी थी और रवीना पूरी तरह से जल चुकी थी। जब ये सब हुआ तो पलक वहां पर नहीं थी। वो दिल्ली में अपने एग्जाम की तैयारी कर रही थी। जब तक वो गांव पहुंची तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। पुलिस के डर के मारे फटाफट से उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया ताकि बात वहीं की वहीं दबी रह जाए। ये सारी बातें जब पलक अपने घर पहुंची तो उसकी मम्मी ने उसको बताई। पूरा परिवार चाची से नाराज था, यानी रवीना की मम्मी से, क्योंकि सबको ये साफ साफ पता था कि रवीना के इस कदम को उठाने का कारण कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ थी जिसने उसे इतनी बेरहमी से पीटा था। लेकिन अब कोई भी रोने के अलावा क्या कर सकता था। इसके बाद कुछ दिन बीत गए। एक रात की बात है, पलक छत पर सोई हुई थी और छत में अंधेरे आसमान के अंदर जगमगाते हुए तारों को देख रही थी और देखते देखते ये सोच रही थी कि काश उसकी यादें दब जाए। रवीना के बारे में वो बार बार सोचा करती थी कि बहुत कनेक्टेड थी उससे और वो चाहती थी कि उसकी यादें बिल्कुल मिट जाएं। और यही सोचते सोचते वो सो गई। तभी उसकी आंख अचानक से एक आवाज से खुली। एक आवाज, पहले धीमी और फिर लगातार, दीदी दीदी दीदी। वो उठी और उठकर उसने आवाज की तरफ देखा तो छत के कोने की तरफ जैसे उसने अपनी नजर घुमाई वो सन्न रह गई। उसकी आंखों के सामने रवीना खड़ी हुई थी। उसने नीला कुर्ता और सफेद लेगिन पहनी हुई थी। पलक को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि मरते टाइम रवीना ने क्या पहना था, लेकिन उसको देखकर उसी चीज का एहसास हो रहा था कि वही कपड़े थे जब रवीना ने पहने थे जब उसने खुद को आग लगाई। एक बार पलक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी आंखों को मसला और दोबारा देखा। अब भी रवीना वहीं खड़ी हुई थी और वो पलक को देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन ये मुस्कुराहट वैसी नहीं थी। ये एक अजीब खोखली सी एक्सप्रेशनलेस मुस्कुराहट थी। पलक ने कुछ नहीं बोला, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले कि तभी उधर से रवीना की आवाज आई। वो फुसफुसाई और बोली, मैंने एक ड्रेस खरीदी थी स्कूल के लिए, लेकिन माँ ने बहुत मारा, बहुत दर्द हुआ। मैंने मिट्टी का तेल पिया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। आग ही आखिरी रास्ता था। मैं तो जल गई, लेकिन अब वो सब भी जलेंगे। और ये कहते कहते उसके चेहरे पर एक अलग सा गुस्सा था। उन लाइफलेस आंखों में, उस एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर भी वो गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था कि रवीना नाराज है। पलक अपनी जगह से हिल भी नहीं सकी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज जो है वो उसके गले में अटक गई है। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। फिर
वापस से रवीना अपने सर को इस तरह झुकाते हुए बोलती है, मैंने तुमसे कुछ मांगा था, तुम्हारी शादी के लिए एक लहंगा। मैंने कहा था ना तुम्हारी शादी पे नई ड्रेस पहनूंगी, अब मैं वो लहंगा तुमसे लूंगी और मैं यही नहीं रुकूंगी। उसकी बात सुनकर पलक पूरी तरह से डर गई थी और वो चिल्लाने की कोशिश करी। उसने 2-3 बार कोशिश की लेकिन आवाज उसके गले से बाहर ही नहीं निकल रही थी। फिर उसने अपने पूरे शरीर की शक्ति को एक साथ जोड़ा और बहुत तेज चिल्लाई। उसकी चीख की आवाज सुनकर घर वाले जाग गए। उसकी बुआ भागती उसके पास आई, उसको संभाला तो उसने अपनी बुआ को बताया कि इस तरह से उस नीले कुर्ते और सफेद लेगिंग के अंदर उसको रवीना दिखाई दी। उसकी बात सुनकर उसकी बुआ का चेहरा भी सफेद पड़ गया। क्या ये तो वही कपड़े हैं जो उसने उस दिन पहने थे जिस दिन वो मरी थी। उसके बात सुनकर बाकी सब घर वाले बुरी तरह से परेशान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सभी लोगों को पता था कि जब उसकी मौत हुई थी तो पलक यहाँ पर नहीं थी। उसके घर वालों को ये लगा कि क्योंकि पलक और रवीना एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे तो उसके लिए एक बुरा सपना था और उस सपने में सब लोगों से उसने सुना, कहीं ना कहीं से सुना होगा उसने क्या कपड़े पहने क्या नहीं, और उसका दिमाग उसकी बातों को मैनिपुलेट कर रहा है और छत पर वो अकेली सो रही थी तो ये सब उसके मन का वहम है। सब लोग उसे नीचे ले गए। रात भर भी वो ठीक से सो नहीं पाई और अगले दिन से उसकी तबीयत खराब होने लगी। सिर उसका दर्द से फटे जा रहा था, उसको अलग से सिर में दर्द होता था, मिचाली आना, उल्टी के जैसा मन होना, जी घबराना, इस तरह के उसके अंदर लक्षण आना शुरू हो गए थे। उन्होंने डॉक्टर से दवाई भी दिलवाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। 1-2 दिन ऐसे ही गुजरे, वो बीमार सी रही और सब लोगों को यही लगा कि वो डर गई है, उसके मन का जो वहम था वो सामने आ गया है और इसी वजह से उसके अंदर ये लक्षण आ रहे हैं। लेकिन उन लोगों को ये समझते ज़्यादा टाइम नहीं गुजारना पड़ा कि जो कुछ उसने देखा वो उसका वहम नहीं था, वो एक ऐसा सच था जो इन लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उस रात सभी लोग खाना वाना खा पी कर अपने अपने मतलब सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी एकदम से पूरे घर के अंदर केरोसिन की स्मेल फैल गई। सभी लोग अपने कमरों से बाहर आए, पूछते कि तुमको भी स्मेल आ रही है, तुमको भी आ रही है। घर के हर एक सदस्य को केरोसिन की बदबू आ रही थी और वो कुछ और सोच पाते उससे पहले उनके कानों में एक चीखने की आवाज गूंजी। ये आवाज सबके लिए जानी पहचानी आवाज थी। आवाज सुनते ही सब लोग बिल्कुल सन्न खड़े हो गए, सबकी आंखें फटी हुई थी क्योंकि ये किसी और की नहीं, ये वही आवाज थी जब रवीना ने उस दिन जलते हुए निकाली थी। ये सब लोग भागकर हाटा की तरफ गए और वहां जाकर देखा तो किसी एक को नहीं, परिवार के हर एक सदस्य को उस हाटा की छत पर रवीना खड़ी हुई दिखाई दी। बस एक झलक और वो वहां से गायब हो गई। उसको देखते ही उसकी मां की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो भागकर उस हाटा के पास गई और वहां जाकर रोने लगी। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो वहां बैठकर रो रही थी और रोते रोते बोलती कि रवीना बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन तूने ये सब क्यों किया। लेकिन रवीना वहां पर नहीं थी। उसकी सिर्फ एक झलक इन सब लोगों को दिखाई दी थी। सब लोग उसकी मां को रोते हुए देख रहे थे। सबको लग रहा था कि उसका मन थोड़ा हल्का होगा, लेकिन थोड़ी देर में रवीना की मां वहां रोते रोते बेहोश हो गई। सब लोग बुरी तरह घबरा गए कि ये क्या हो गया। वो लोग वहां गए, उन्होंने उनको उठाया और उनके कमरे में लाके सुला दिया। और अगले दिन जब उन्हें सुबह उठाया गया तो सबको ये पता चला कि चाची की तबीयत भी खराब हो चुकी है और उनके पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। सभी के सभी लोग बुरी तरह घबरा गए क्योंकि कल जो रात हुआ वो सभी लोगों ने देखा था और सभी लोगों को ये समझ में आ रहा था, उनको ये अंदेशा था कि रवीना अपनी माँ से बहुत नाराज है और इसी वजह से उसकी माँ की तबीयत खराब हुई है। रवीना ने ही अपनी माँ पर हमला किया है। अब घर में इन दोनों लोगों की तबीयत खराब हो गई थी। यहाँ जो भी कुछ हुआ उसमें रवीना की माँ की तो शायद गलती थी, लेकिन पलक की तो कोई गलती नहीं थी। वो सिर्फ रवीना से कनेक्टेड थी, इस वजह से उसको ये प्रॉब्लम्स हो रही थी। लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम रवीना की माँ को हो रही थी। वो पैरों से अपने पैरों को उठा तक नहीं पा रही थी, जैसे कोई पैरालिसिस का अटैक हो गया है। डॉक्टर को दिखाया गया, डॉक्टर भी उसकी बीमारी पकड़ नहीं पा रहे थे और उनकी कमजोरी लगातार बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर जब काम नहीं बना तो घर में सत्यनारायण की पूजा करवाई गई, शांति पाठ करवाए गए, पितरों की पूजा करवाई गई, लेकिन किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा तो अंत में लोगों से पता करके मदद मांगकर उन्हें एक पंडित जी के बारे में पता चला। ये लोग उन पंडित जी के पास पहुंचे और वहां पहुंचकर उन पंडित जी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे वहां पहुंचकर उनके सामने बैठे, उन पंडित जी ने पलक की तरफ देखा और कहा, उससे जो वादा किया है वो पूरा करो। उनकी बात सुनकर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। तो पलक की मां ने उनसे पूछा कि कैसा वादा पंडित जी। तो पंडित जी ने कहा, एक लहंगा, उसकी शादी का तोहफा। पलक ने रवीना से वादा किया था कि अपनी शादी पर वो उसे एक लहंगा दिलवाएगी। इस बात से रवीना बहुत खुश थी और वो अपना तोहफा लेने ही वापस पलक के पास आई है। उनकी बात सुनकर मतलब ये सब लोगों के लिए एक बहुत शॉकिंग बात थी।
पर पलक ने भी कहा कि हाँ, उसने बहुत पहले उससे ये बात कही थी कि जब भी उसकी शादी होगी तो वो उसे एक लहंगा गिफ्ट ज़रूर करेगी। तो पंडित जी के कहे अनुसार एक लहंगा खरीदा गया, पूजा करवाई गई और उस लहंगे को एक पीपल के पेड़ के नीचे रखा गया। इसके बाद पलक की तबीयत में 2 दिन में ही सुधार आ गया। उसका सिर दर्द गायब हो गया था, जो भी कुछ उसको प्रॉब्लम्स थी वो ठीक होने आ गई थी और उसे अब ये लग रहा था कि चलो डर खत्म हुआ है। लेकिन रवीना की माँ यानी पलक की चाची की तबीयत में किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं था। इसके बाद दोबारा पंडित जी से मिला गया और उन्हें बताया गया कि पलक तो ठीक हो गई है, लेकिन रवीना की माँ की तबीयत में कोई सुधार नहीं। तो पंडित जी ने कहा कि वो अपनी माँ से बहुत नाराज है, क्योंकि उसने जो भी कदम उठाया वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। जब उन्होंने उसे मारा पीटा इस तरह से, उसे कभी उम्मीद नहीं थी। गलती की सजा शायद उसे लगा था कि कुछ बोलकर डांट कर वो खत्म हो जाती बात, पर जिस बेरहमी से इन्होंने उसे पीटा वो बहुत ज़्यादा आहत हुई और वो बहुत नाराज़ है। वो अपनी माँ को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। उनकी बात सुनकर रवीना के पिताजी ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, क्या आप मेरी बात एक बार रवीना से करवा सकते हैं? पंडित जी ने कुछ सोचा और कहा कि मैं आपकी बात तो करवा सकता हूँ, लेकिन बात करवाने के लिए उसे मुझे किसी के शरीर में बुलाना पड़ेगा। आपके परिवार में वो 2 ही लोगों के शरीर में आ सकती है, एक पलक और एक उसकी माँ। इसकी माँ की हालत नहीं है और पलक अभी अभी उसके चंगुल से आज़ाद हुई है। अगर मैंने दोबारा उसे उसके शरीर में बुलाया तो आगे क्या होगा ये मैं भी नहीं बता सकता। इसलिए आपसे उसकी बात करवाना तो मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने माध्यम से आपकी बात उस तक पहुंचा सकता हूं। अगर आप कोशिश करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। और ऐसा ही किया गया। पंडित जी के माध्यम से उसके पिताजी ने रवीना से बात की। उन्होंने उसको बहुत समझाया, बहुत अच्छे तरीके से बताया कि उसकी माँ से गलती हो गई है। तुझे ये कदम उठाने से पहले एक बार मुझसे बात करनी चाहिए थी, कुछ तो बोलना चाहिए था बेटा। तुम लोगों की इसके अंदर मैं तो ऐसे ही चला गया, मेरे हाथ से अपनी बेटी चली गई, अब मैं किसके सहारे जीऊँगा? लेकिन जो हो गया वो हो गया। अब तू अपनी माँ को माफ़ कर दे, क्योंकि जो हो गया मैं उसे बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन जो जीवन बचा है उसको तो हमें आगे जीना ही होगा। बेटा अपनी माँ को माफ़ कर दे। उनके लाख समझाने के बाद भी रवीना अपनी माँ के शरीर को छोड़ने को तैयार नहीं थी। ये पंडित जी ने उनको बताया और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो किसी भी हालत पे मानने को तैयार ही नहीं थी। पंडित जी ने भी इनसे कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो अपनी माँ से बहुत रुष्ट है। उसके बाद इनके चाचा ने पंडित जी से मदद मांगी कि पंडित जी आप ही कुछ उपाय बताइए, इस तरह से तो कैसे जीवन चलेगा। तो पंडित जी ने कहा कि मैं कुछ उपाय करता हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकता। उसके बाद उन्होंने कुछ पूजा वगैरह, कुछ उपाय वगैरह किए और उससे उसकी जो पलक की चाची थी, उनकी तबीयत तो ठीक नहीं हुई, सुधार तो नहीं हुआ, लेकिन अब उनकी तबीयत और ज़्यादा नहीं बिगड़ रही थी। सब लोगों ने मिलकर राहत की सांस ली कि चलो ठीक है, शायद खतरा अब टल गया है। जैसा भी धीरे-धीरे ये भी इम्प्रूव हो जाएगी, धीरे-धीरे उसका असर खत्म होगा। पंडित जी ने यही बात कही थी कि एकदम से इनको आराम नहीं आएगा, लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें ठीक होना शुरू होगी। इसके बाद समय गुजरा, पलक अब बिल्कुल ठीक थी। फिर पलक की शादी तय हुई और आया पलक के शादी वाले दिन। पलक के जब शादी वाले दिन शुरू, मतलब जब शादी से 5-7 दिन बचते हैं, तो उस दिन रात को पलक को फिर से एक सपना आता है। उस सपने में रवीना उसके सामने खड़ी थी और इस बार उसने वही लहंगा पहना हुआ था जो इन लोगों ने पूजा करके पीपल के पेड़ पर चढ़ाया था। और इस बार रवीना रवीना के रूप में नहीं, वो अपने उस जले हुए रूप में थी, जिसे देखकर एक बार तो पलक सपने में भी घबरा गई। उसने पलक से बोला, दीदी मैं आ गई आपकी शादी में, आपका दिया हुआ लहंगा बहुत सुंदर है। ये सुनकर पलक एकदम से उठ गई और बिल्कुल पसीने पसीने थी और उसे ही लग रहा था कि उसने कोई बहुत बुरा सपना देखा है। पहले तो उसे लगा कि सिर्फ एक सपना है, लेकिन उसके अगले दिन से ही उसकी तबीयत फिर से खराब होना शुरू हो गई। फिर से वही सपने, बुरे बुरे सपने, फिर से वही सिर में दर्द रहना, फिर से वही जी का मिचलाना, कहीं पर भी मन नहीं लगना, जी का हर टाइम घबराए रहना। और ये बात बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, ये बातें, ये इंसिडेंट अभी भी पलक के साथ इस इंस्टेंट पर भी, प्रेजेंट टाइम में भी चल रहे हैं। उसकी मम्मी की तबीयत भी खराब होना फिर से शुरू हो गई है। उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया, वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती है। डॉक्टर्स अभी भी उनकी बीमारी नहीं पकड़ पा रहे हैं। वो रात रात भर रोती रहती है और रवीना का नाम पुकार कर बोलती रहती है कि बेटी मुझे माफ कर दे, बेटी मुझे माफ कर दे। पता नहीं किस तरह की प्रताड़ना रवीना उनको दे रही है। और इधर पलक का सिर इतना भारी रहता है कि मान लो फटने को तैयार है। उसको ऐसे मिचलाई आती है, उल्टी आने को, तो जैसे कोई शरीर के अंदर से निकलकर कुछ बाहर जाना चाह रहा हो। पलक को भी इस चीज का कोई आइडिया नहीं कि वो कब तक इस चीज को सह पाएगी। वो इस प्रॉब्लम से अभी भी जूझ रहे हैं और उनके पास कोई इलाज नहीं है। आप चिंता ना करें, मैं उन लोगों को सही लोगों से कनेक्ट करवा चुका हूं और आई होप बहुत जल्दी
पलक और उसके परिवार को आराम मिल जाएगा। जो भी इनके पास्ट में हुआ, जिसकी भी गलती से हुआ, लेकिन उसकी वजह से ये जिंदगी भर परेशान नहीं रह सकते हैं। मैं आप सभी लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी पलक और उसके परिवार के लिए प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी वो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा पाए। आई होप आगे आने वाली स्टोरीज के अंदर मैं आपको ये अपडेट भी करूंगा कि पलक ठीक हुई या उसके साथ क्या इशू रहा, कैसे वो रिजॉल्व हुआ। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना है कि जितना जल्दी हो सके वो ठीक हो, और हम सब जैसे भी हो सकता है उनकी हेल्प जरूर करेंगे। तो देखा आपने किस तरह से एक मोमेंट का गुस्सा, ठीक है मैं समझ सकता हूं कि वहां रवीना की गलती थी, उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपने घर से कुछ पैसे चुरा लिए, जो हम लोगों में से कई लोगों ने बचपन में किया भी होगा। उसकी सजा इतनी बड़ी नहीं बनती थी। पता नहीं क्यों उसकी मदर ने उस दिन वो रौद्र रूप धारण किया और उसकी इतनी बुरी तरह से पिटाई की। वो अपनी टीनेज अवस्था में थी जहां पर साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन होता है। परसेप्शन एक ऐसी चीज़ होती है जो आप सामने वाले के लिए एक बार आपने बना लिया तो उसको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब उसकी पिटाई हो रही थी तो उसके मन में एक परसेप्शन बना कि मेरी माँ मुझसे प्यार ही नहीं करती। ठीक है, इस बात पर मुझे थोड़ी बहुत सजा मिलती है, इस तरह से मुझे मारा जा रहा है जैसे कोई दुश्मन भी किसी को नहीं मारता है। और ये बात उसके मन में घर करके बैठ गई। इस बात ने उसको इतना आहत किया कि उसने एक बहुत बड़ा और क्रूशियल स्टेप उठाया, और उसके बाद भी उसके मन में जो बदले की भावना थी, जो रेज था, वो अपनी माँ के लिए घूम कर आया। एक बार मरने के बाद उसका जो दिमाग था वो तो वैसा रहा नहीं। वो जो अब वो अपनी माँ की बेटी नहीं थी, वो एक भटकती हुई आत्मा थी जिसको बदला चाहिए था, जिसको सबक सिखाना था कि आपको ये सब सोचना चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को, क्या सही और क्या गलत? इस पूरे घटनाक्रम के अंदर पलक का कोई दोष नहीं है, लेकिन वो भी इसी के अंदर फंसी हुई है। और किसकी गलती आप कहना चाहेंगे? फर्स्ट पॉइंट, गलती आप लोगों को दिखाई दे रही है उनकी मदर की थी, लेकिन रवीना का इस तरह से वापस आना और अपनी मदर से बदला लेना, ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लिसनिंग एंड कीप लविंग।